Good morning, students. Welcome to my next class of Secretarial Practices Standard 12th. So, students, last class में हमने चैप्टर सेकंड का डिविडेंड एंड इंटरेस्ट टॉपिक जो हमने लिया था वो हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में. So, students, let's begin with our class of next. So, move on to the next, that is unpaid and unclaimed dividend. So, students, what is unpaid and unclaimed dividend? So, students, हम जब पढ़ते हैं कि डिविडेंड जो है डिक्लेयर होता है तो वो कभी कभी अनपेड रहता है, मतलब वो पे नहीं किया जाता या फिर कंपनी पे करती है पर सामने वाला जो शेयर होल्डर है वो क्लेम करने नहीं आता. तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है. अनपेड मतलब कंपनी ने पे नहीं किया, अनक्लेम मतलब वो बंदा आया ही नहीं. तो अगर डिविडेंड जो है अगर कंपनी डिक्लेयर कर रही है और वो जो है वो पे नहीं किया, बराबर, फॉर क्लेम्ड not been paid by it, claimed by a shareholder within 30 days of its declaration, it is termed as unpaid and unclaimed dividend. यानी अगर कोई बंदा कंपनी पे कर रही है बराबर पर सामने वाला क्लेम ही नहीं करने आया है 30 डेज के अंदर तो उसे अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड बोला जाता है, राइट. अनपेड डिविडेंड जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड है जो रिमेन होता है लास्ट में, यानी फाइनेंशियल ईयर में सब डिविडेंड देने के बाद. अनपेड एंड अनक्लेम्ड, तो ये ऐसे डिविडेंड को हमको ट्रांसफर करना है, कंपल्सरी ट्रांसफर करना है और उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा एक शेड्यूल बैंक में, राइट. ये प्रोविजंस है. नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या फी टर्म्स एंड कंडीशंस है. तो ये स्टूडेंट्स ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमें याद रखना है. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है कि ये जो ट्रांसफर है यानी हम लोगों को ट्रांसफर करना अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये ट्रांसफर कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 7 डेज. और ये 7 डेज कब से होना चाहिए? 30 डेज. 30 डेज विद इन विच पेमेंट वॉज टू बी मेड, यानी हमको 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है. तो 30 डेज के बाद 7 डेज के अंदर, यानी टोटल हमें कितने डेज है? 37 डेज, राइट. अब यहाँ पे हमें जो ये ट्रांसफर करते हैं तो विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, तो हमको ये ट्रांसफर 90 डेज के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो हमको वो वेबसाइट में बताना है, राइट. हमको वो वेबसाइट में बताना, और ये वेबसाइट कौन सी होनी चाहिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है या फिर हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट. और उस वेबसाइट पे हमें जो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड है उस बंदे का, शेयर होल्डर्स का लास्ट एड्रेस देना है और कितना अमाउंट है वो बताना है, राइट. अब कोई क्लेमेंट है, अगर कोई भूले भटके से बंदा आ जाता है, राइट, तो ऐसे क्लेमेंट को हमें कैसे सेटल करना है? तो उनको अप्लाई करना है कंपनी को, यानी उनको उनकी जो लीगल फॉर्मेट में अप्लाई करना है कंपनी को पेमेंट के लिए, ठीक है. कोई भी अमाउंट अनपेड रहता है, कोई भी अमाउंट जो है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट कंपनी के इसमें रहता है और वो अनपेड ही रहता है, अनक्लेम्ड. कितने साल तक? 7 साल तक, राइट. यानी कोई भी पैसा हमने अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डाला है और 7 ईयर्स तक अनपेड रहा तो फाइनली उसे हम ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड, राइट, जिसे हम बोलते हैं IEPF. इसे IEPF हम बोलते हैं, ये एक एफ एक्स्ट्रा हो गया है. IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. नेक्स्ट इज दैट कि जो पेमेंट ऑफ मनी है उनको, यानी अगर कोई बंदा क्लेम करने आता है तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यानी उसे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे क्लेम करने के लिए कि वो बंदा इन्वेस्टर्स ही है, क्योंकि वो जो क्लेम है वो IEPF से हमें देना पड़ेगा. तो हमको IEPF यानी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में एक स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिटेल के बारे में देना पड़ेगा. हम जब ट्रांसफर करते हैं पैसा तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में भी एक स्टेटमेंट देना है, और जब बंदा कोई क्लेम लेने आता है तो उसको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे क्योंकि हमने ये पैसा IEPF में ट्रांसफर किया, ठीक है. आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज मोड्स ऑफ पेमेंट. अब स्टूडेंट्स हमने भी देखा कि अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मोड्स ऑफ पेमेंट. मोड्स मतलब क्या है कि ये जो डिविडेंड है वो किस तरीके से दिया जाएगा. तो डिविडेंड जो है वो हम लोग कैश में ही देते हैं, और ये कैश जो है वो चेक या वारंट के थ्रू दिया जाता है, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी कर सकते हैं. तो अभी हम ये 3 मोड देखेंगे. तो पहला मोड है आपका डिविडेंड वारंट, नेक्स्ट इज डिविडेंड मैंडेट एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो आगे चलते हैं, पहले डिविडेंड वारंट की तरफ. तो डिविडेंड वारंट क्या होता है? एक तरह का एक चेक होता है. सी, डिविडेंड वारंट इज अ टाइप ऑफ चेक जो कंपनी सेंड करती है शेयर होल्डर को. किसे सेंड करती है? शेयर होल्डर्स को, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, ताकि उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाए.
ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट डिविडेंड मैंडेट की तरफ। फ्रेंड्स, डिविडेंड मैंडेट जो होता है वो क्या होता है कि डिविडेंड मैंडेट जो है वो डिविडेंड जो है वो डायरेक्टली क्रेडिट होगा मतलब बैंक अकाउंट में, यानी शेयर होल्डर के अकाउंट में डायरेक्ट जमा होगा। और यहाँ पे उसके लिए शेयर होल्डर को क्या करना है, एक रिक्वेस्ट सेंड करना है बैंक को, कंपनी को, राइट, प्रिस्क्राइब फॉर्म में। यानी ये प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है, डिविडेंड मैंडेट का फॉर्म है, राइट। और ये डिविडेंड मैंडेट जो है वो ऑथराइज कर रहा है कंपनी को कि वो डिविडेंड जो है वो डायरेक्टली उस बंदे के बैंकर के पास जमा होगी, यानी उसके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब इससे क्या होता है, इसका मेन एडवांटेज है कि ये जो चीज है वो हमारा सेव एफर्ट, टाइम और कॉस्ट दोनों का, कंपनी का भी और शेयर होल्डर का भी बचाता है। यानी शेयर होल्डर को कैसे बैंक में जाना नहीं है, चेक जमा करना नहीं है और रुकना नहीं है, चेक पास कब होगा, ये हम रुकते हैं ना, हम जब चेक जमा करते हैं तो हम वेट करते हैं कि चेक का क्रेडिट कब होगा हमारे अकाउंट में, हमें वेट करना पड़ता, तो ये वेटिंग टाइम भी नहीं होगा, कंपनी को भी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा चेक डालने के लिए, ना शेयर होल्डर को जाना पड़ेगा, तो दोनों का टाइम साइमल्टेनियसली बच जाता है। नेक्स्ट इज दैट कि एक हमेशा टेंशन रहता है। सो मूविंग फर्दर कि जो हम लोग डिविडेंड मैंडेट का यूज करते हैं तो कैसे होता है, नॉर्मली अगर हमको जो भी पेमेंट है वो हमारे डिविडेंड वारंट के थ्रू आता है, तो डिविडेंड वारंट को हैंडल करना एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि कभी इनकेस हमने कहाँ रख दिया, मिसप्लेस हो गया, तो या फिर कहीं लेके जाने में, आने जाने में हमसे गुम हो गया, तो उसका चांस यहाँ पे डिविडेंड मैंडेट में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आपके पैसे जमा हो, डिविडेंड के पैसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में शेयर होल्डर के जमा हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है वो कंपनी जो है वो कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी ये इलेक्ट्रॉनिक मोड भी यूज कर सकती है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक मोड जो यूज होते हैं वो यूजुअली जो है आपके आरबीआई के बताए हुए अप्रूवल इलेक्ट्रॉनिक मोड से यूज होते हैं। नॉर्मली आरबीआई के दो ही है, दैट इज ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दैट इज ईसीएस एंड निफ्ट ट्रांसफर, ये दो ही आरबीआई ने अप्रूव किए। अब ये जो ईसीएस है, ये ईसीएस जो है होता है वो नॉर्मली यूज होता है ताकि लो ट्रांजैक्शन का जो पैसा होता है, फॉर एग्जांपल जो भी कम वैल्यू का ट्रांजैक्शन होता है उसका डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हम ईसीएस यूज करते हैं, वेयर एज हम निफ्ट कब यूज करते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, बैंक को निफ्ट और ईसीएस के लिए क्या करना पड़ता है कि उनको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है बैंक के साथ या और दूसरे दूसरे बैंक के साथ, क्योंकि शेयर होल्डर्स के अलग अलग अकाउंट अलग अलग इसमें होते हैं, तो उनको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है बैंक्स के साथ और बैंक के कोलैबोरेशंस के साथ। ठीक है, ताकि वो डिविडेंड जो है, डिविडेंड वारंट एट पार का पेमेंट कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज इंटरम डिविडेंड। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपके इसमें लास्ट ही है, अब तक हमने जितना भी डिविडेंड पढ़ा वो फाइनल डिविडेंड ही है। अब ये जो है इंटरिम डिविडेंड, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल की तरह अगर बोला जाए तो अभी एग्जाम्पल की तरह पे बोलते हैं कि अभी 31 मार्च को हमारा 31 मार्च मतलब आपका जो ईयर एंडिंग होता है अकाउंटिंग ईयर का, 31 मार्च 2020 को आपका एनुअल फाइनलाइजेशन हुआ। वेयर एज यहाँ पे यानी 31 मार्च 2020 को आपका एक एनुअल मीटिंग हुआ, बराबर। उसके बाद आपने जब दूसरा एनुअल मीटिंग लिया, वो आपका दूसरा एनुअल मीटिंग 21 को हुआ, यानी सेम 31 मार्च 21 को हुआ। तो अभी इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में जो अक्टूबर सितंबर का पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उससे हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। यानी दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, ये वाली पहली एनुअल जनरल मीटिंग, ये वाली दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग, तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो है वो मिडिल में पे किया जाता है, मिडिल यानी इन दोनों के बीच में का मंथ जो होगा वो नॉर्मली ऑब्वियसली आपका जो अक्टूबर का मंथ है वो, या फिर सितंबर का मंथ है वो, यानी 10th वाला मंथ या फिर आपका 9 वाला मंथ, ये जो है ये इनका मिड है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट कि ये जो है अकाउंटिंग ईयर फाइनलाइजेशन, अकाउंट के फाइनलाइजेशन से पहले होता है, यानी इंटरम डिविडेंड जो है वो अकाउंट के फाइनलाइजेशन, नॉर्मली अकाउंट का फाइनलाइजेशन जो है वो 31 मार्च के टाइम पे होता है, बराबर है। तो उसके पहले जो डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट इज कॉल्ड इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड के लिए कंपनी की ऑडिटर का ओपिनियन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम डिविडेंड
बीच में डिक्लेयर करते हैं अक्टूबर को, और डिविडेंड का पैसा आप 21 यानी ईयर एंड में आपके पास नहीं है, तो आपको वो प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। इसलिए हम लोग जब इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो कंपनी के ऑडिटर का ओपिनियन लेना है कि बीच में डिक्लेयर कर रहे हैं तो लास्ट तक पैसा है क्या, लास्ट में लॉस्ट आएगा क्या, ये डिसाइड करना जरूरी है। आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ इंटरम डिविडेंड। स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक है इस आपके पूरे डिविडेंड और इंटरेस्ट यानी इसमें सेकंड लास्ट टॉपिक है ये आपका। तो ये इंटरम डिविडेंड का फीचर्स क्या है? सबसे पहला, इंटरम डिविडेंड जो है उसका पावर जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है, राइट। यहाँ पे पूरा पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरम डिविडेंड का जो है पेमेंट वो होल डिविडेंड के अकाउंट पे ही होता है और करंट ईयर प्रॉफिट पे ही होता है। तो कंपनी को जो प्रॉफिट बचेगा वो डेप्रिसिएशन के प्रोवाइड करने के बाद, बराबर है, फॉर द ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के डिक्लेयर होने से पहले आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंटायर ईयर के लिए प्रोवाइड करना है या फिर प्रोपोर्शनेट प्रोवाइड करना है। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हम आउट ऑफ एनी रिजर्व, यानी जो भी हमारा जनरल फंड है, रिजर्व फंड है, उसमें से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। और इंटरिम डिविडेंड के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन जरूरी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी देता है तो ही हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बराबर है। और ये अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड जो है वो क्रेडिट होना चाहिए सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में, विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन, 5 दिन के अंदर, राइट। इंटरिम डिविडेंड, स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इट इज इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। पहले 5 दिन में डिक्लेरेशन की जमा होना और 30 days के अंदर उसे पेमेंट करना। नेक्स्ट, इधर भी अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है वो विद इन 7 days के अंदर, एक्सपायरी ऑफ 30 days यानी 37 days, आपका टोटल डिक्लेरेशन के 37 days के बाद उसको ट्रांसफर करना चाहिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, राइट। कोई भी अमाउंट जो अनपेड एंड अनक्लेम्ड रहता है 7 साल तक, उसे यहाँ पे भी यानी इंटरिम डिविडेंड का डिविडेंड अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड उसे भी इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट। सो ये इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटरेस्ट? जैसे डिविडेंड हम लोग एज शेयर होल्डर्स को देते हैं, वैसे हमारे जो डिपॉजिट होल्डर्स है, बॉन्ड होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, उनको हम इंटरेस्ट देते हैं। अब ये इंटरेस्ट जो है वो एक पेमेंट है जिसे हम देते हैं ताकि, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं दूसरों का पैसा, बोरोवर का पैसा, हम किसी और का पैसा यूज कर रहे हैं तो हम उसे देते हैं। और ये कौन देता है? बोरोवर लेंडर को देता है। लेंडर मतलब जो जिसका पैसा है, और बोरो मतलब जो इसे यूज कर रहा है, राइट। अब ये इंटरेस्ट जो है वो एक कॉस्ट है कि हम किसी और का पैसा उधारी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बोरोवर के लिए कॉस्ट है, राइट। बोरोवर के लिए कॉस्ट है, तो आपको ये जो भी कॉस्ट है वो लेंडर को देना है, और ये लेंडर के लिए एक इनकम है। इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर द लेंडर। नेक्स्ट इज दैट फीचर्स। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट एक प्राइस है जो आप पे करते हो क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी और का पैसा, इट इज अ प्राइस, बराबर। अब ये इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रिस्क से, मतलब जितना ज्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इंटरेस्ट रेट जो है वो हम एनुअली एक्सप्रेस करते हैं, यानी पर एनम में हम एक्सप्रेस करते हैं, पर एनम, इंटरेस्ट पर एनम में एक्सप्रेशन होती है। नेक्स्ट इज दैट कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन की जाती है वेरियस फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोविंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्री का जो ये फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बोरोविंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, वो इफेक्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो चार्ज की जाती है अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी ये जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है पहले, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि कंपनी जो है अगर लॉस कर रही है फिर भी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है किसी भी हालत में, बिकॉज वो फिक्स लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज दैट कि ये जो इंटरेस्ट है वो पेड की जाती है फिक्स एंड जनरल प्री डिटरमाइंड रेट, यानी उसकी रेट जो है वो पहले से डिटरमाइन की जाती है, राइट। कंपनी को इंटरेस्ट जो पे करना है वो पे किया जाता है बोरोविंग मनी पे, और नॉर्मली ये पे किया जाता है, किसे पे किया जाता है? क्रेडिटर्स को। और ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमारे डिबेंचर होल्डर्स,
डिपॉजिट होल्डर्स एंड बॉन्ड होल्डर्स। सो स्टूडेंट्स, ये है इंटरेस्ट और ये है इंटरेस्ट की फीचर्स। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये भी चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।